हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपके लिए सीडीपी के ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। ये वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ऊपर है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि सीडीपी में आयोग जो है वो आपके आईक्यू को चेक करने की कोशिश करता है कि आपके हिसाब से क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें जो भी ऑप्शन होते हैं बहुत ही कंफ्यूजन के होते हैं। उसमें सभी को देख करके यही लगता है कि हाँ, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मगर आयोग के हिसाब से जो सही होगा वही सही माना जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो लिए हैं ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। भूख और प्यास है क्या है? व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या फिर अर्जित प्रेरक? ये आपको बताना है। तो देखिए, भूख और प्यास ये एक अर्जित प्रेरक तो है नहीं है कि जिसे अर्जित करना पड़े, तो ये जन्मजात प्रेरक है जो कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही पैदा हो जाती है। ये जन्मजात प्रेरक है, भूख और प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या फिर उद्देश्य केंद्रित। देखिए, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होना चाहिए उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या समझा रहे हैं और वो हमें किस तरह से समझाना, तो वह एक उद्देश्य केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उद्देश्य केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके ऑप्शन देखेंगे। उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा दोहरा जाए। उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए। देखिए, यहाँ पे होगा ना दोहराए, ना दोहराए। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानाचार्य को बताएंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें राइट क्या होगा? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, गलत है। प्रधानाचार्य को बताएंगे, ये भी गलत है। उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, ये हो सकता है, लेकिन इससे सही ऑप्शन भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे, तो ये आपका सही ऑप्शन है। सबसे ज्यादा जो सटीक ऑप्शन है वो यही है कि बच्चे से हम बातचीत करके उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि वह हमेशा विद्यालय देर से क्यों पहुंचता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर मानवतावादी उपागम। इनमें से कौन सा हो सकता है? तो देखिए, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सृजनवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण या फिर घृणा? किसका अभाव पाया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, स्नेह होना चाहिए, क्रोध भी हो सकता है, दोषारोपण भी हो सकता है, लेकिन घृणा, शिक्षक और छात्रों के मध्य घृणा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित या फिर केवल वस्तुनिष्ठ? कैसे होने चाहिए जो हम विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे? आप आने वाले टाइम में टीचर बनेंगे तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह के प्रश्न पूछेंगे? तो उनकी समझ एवं अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए, यानी कि हम उनसे जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बच्चों को पहले से भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, या फिर बच्चों को क्या मालूम है उसके आधार पर हमें प्रश्न पूछने चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में बाधा, निगेटिव पॉइंट। विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य, ठीक है। अध्यापक में कुंठा, ये गलत है। सीखने के समृद्ध संसाधन, तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, सीखने के समृद्ध संसाधन। देखिए जहां पर एक कक्षा में कई भाषा वाले विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं तो बच्चों को एक से दूसरी भाषा को ग्रहण करने में काफी आसानी होती है। तो बच्चे क्या होंगे, उनकी भाषा जो होगी वो और ज्यादा समृद्ध होगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, या बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, या फिर कारण जानने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तो इसमें देखिए सही सटीक जो आंसर आपका होगा वो कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं या उनको क्या नहीं समझ में आ रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है, क्या होता है? देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो AQ का सूत्र होता है वो होता है AQ बराबर EA बटे MA गुणे 100। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपसे बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछा जाता तो वो होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इनमें से क्या राइट आंसर होगा? तो देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की जो समस्या होती है उसको पहचान कर उसको सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, या फिर अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। जो बच्चे कभी विद्यालय ना गए हो या फिर जिनकी शिक्षा अधूरी छूट गई है उनके लिए विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कि देखिए ये सिद्धांत दे रखे हैं, अब ये किस किसने दिए आपको सुमेलित करना है। तो देखिए एक तत्व का सिद्धांत जो है वो बिने ने दिया है। किसने दिया है? बिने ने दिया है। और बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने? थॉर्नडाइक ने दिया। समूह तत्व का सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया है। इसके अलावा त्रियामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी से, यानी डी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा चुप रहता है, उसकी और कोई ध्यान नहीं देंगे, नेगेटिव पॉइंट है। उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, ये भी नेगेटिव है। उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, सही है, या फिर उसके माता पिता से बात करेंगे। आपको इसमें से क्या सही लगता है कि आप क्या करेंगे यदि आप एक टीचर बनते हैं? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के नियमित रूप से आंकलन करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित कराना, या फिर अंक या ग्रेड प्रदान करना। क्या होना चाहिए इसमें से? तो देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आंकलन करना।
क्या करना, आंकलन करना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक केंद्रित शिक्षा। भाई इस समय जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, नहीं है आपको बताना है। गृह कार्य देना, गृह कार्य देना, गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, या फिर बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। किसको, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बताइए इनमें से क्या सही होगा। आपको नहीं है में जवाब देना कि क्या आपको नहीं करना है, क्या सम्मिलित नहीं करना है, या फिर इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो देखिए वो हो जाएगा गृह कार्य प्रदान करना। भाई आप गृह कार्य दे करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट सकते। बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, ये भी ठीक है, बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये भी सही है, मगर जो नेगेटिव पॉइंट हो गया वो हो गया गृह कार्य प्रदान करना, जो कि नहीं है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है, किसने दिया है ये आपको बताना है। टर्मन एवं ओडन द्वारा, कैरल एवं मार्टिनेस द्वारा, R.W. टेलर द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा ये दिया गया, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, R.W. टेलर द्वारा ये दिया गया है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, या फिर कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको बताना है क्या करना चाहिए। जब बच्चे कुछ सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब टीचर करता है, कुछ भी बच्चों को सीखने सिखाने को देता है, तो उन्हें किस प्रकार से उन्हें जानकारी दें कि वो उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं। तो देखिए कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, यानी बच्चा जब कार्य कर रहा है तो टीचर का जो कर्तव्य है वो है उसको बताने का कि उसे कार्य को किस प्रकार किस तरह से करना है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम में अक्षम है तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, नेगेटिव पॉइंट, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, ये सही है। उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, ये गलत है। उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे, ये भी गलत है। तो देखिए उसकी जो अक्षमता है किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, या फिर ज्ञान को महाजीवन से जोड़ना, सही है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, ये भी सही है। परीक्षाओं में लचीलापन भी होना चाहिए, ये भी सही है। अब जो चीज नहीं है वो आपको बतानी है, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ये आपका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए, सही है। लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, ये भी सही है। या फिर उपरोक्त सभी क्या होना चाहिए इनमें से, बच्चों के भाषाई विकास के लिए इनमें से क्या जरूरी। तो देखिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ये सारी ही चीजें बच्चों के भाषा के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके, ये नेगेटिव पॉइंट है। बताइए किस तरह की होनी चाहिए। तो देखिए कक्ष में बैठक व्यवस्था कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही होनी चाहिए, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है, स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अप्रेरित
करने का कौशल, या फिर विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या फिर दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य यही होता है कि हम विभिन्न लोगों को किस तरह से समझ सकते हैं, उनके माइंड को किस तरह से रीड कर सकते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है वो क्या है? ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, या फिर मित्र की, या फिर प्रबंधक की। बताइए किसकी है? वर्तमान समय में जो शिक्षक की भूमिका है वो एक सुगमकर्ता की है, बी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, गलत बात। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये और भी ज्यादा गलत हो गया। ऑप्शन डी, तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता जो धीमी गति से सीखने वाले हैं उन बच्चों के सीखने हेतु लेंगे। यानी जो बच्चे तेज गति से सीख रहे हैं उनकी हम सहायता जो धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, या फिर बातें करने वालों को दंडित करता है, उदासीन है, या फिर ऑप्शन डी, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये भी राइट हो सकता है। तो देखिए इसमें से कौन सा राइट होगा? जो सोचता हो। देखिए शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें जो सोचता हो कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, बच्चे को क्रिएटिव कितना हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं कौन है? ये आपको बताना। दुर्खीम, प्लेटो, किलपैट्रिक, या फिर सुकरात। बताइए कौन है प्रयोजना विधि के प्रतिपादक? प्रतिपादक यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है। तो देखिए इसके जो प्रतिपादक हैं वो है किलपैट्रिक, यानी किलपैट्रिक। कौन है? किलपैट्रिक। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कौन से हैं? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट हो जाएगा आपके हिसाब से। तो देखिए मूल्यांकन प्रक्रिया के जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शांत, शोर से भरा, अनुशासन से पूर्ण, या फिर मित्रतापूर्ण। कैसा होना चाहिए? तो देखिए ये होना चाहिए मित्रतापूर्ण। कैसा होना चाहिए? कक्ष का वातावरण मित्रतापूर्ण होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? औद्योगिक, इंजीनियरिंग, व्यवसायिक, या फिर अनुदेशन। किस पर आधारित है ये? तो देखिए ये इंजीनियरिंग पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, या अपने साथियों से समझना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या फिर पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका होगा ए, ऑप्शन ए। जो किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तो उस समय में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो वहां उन्हें समायोजन करने में काफी कठिनाई होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।